हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का पार्ट 1। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे जो सीरीज़ जो रहेगी ना, वो आप लोग की ब्रेक नहीं होगी बीच में। मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर दीजिए। चलिए अब हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज है हमारा टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं गवर्नर जनरल जो है, कौन है ये आज के? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन से इसमें आए हैं, और अब उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो विलियम बेंटिंक जो था वो क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, किसका? देखो, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये याद रखना है, क्योंकि ये क्या होता है, यही क्या बनता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? यही बनता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब इसको कैसे याद रखते हैं हम? देखो, बेंटिक मतलब इसने क्या किया था? बैन किया था कोई भी चीज़ को। ठीक है, इसके नाम में क्या आ जाएगा? बैन। बैन मतलब कि किसी भी चीज़ में बैन कर देना, मतलब उसको रोक देना है। ठीक है, बैन करना मतलब किसी भी चीज़ को, प्रथा को या रोक देना। तो इसने क्या किया? सिर्फ बंगाल में बैन नहीं किया, इसने कहाँ कर दिया बैन? पूरे भारत में बैन किया। इसी से हम याद कर लेंगे कि ये बंगाल से इसका प्रमोशन कहाँ हो गया? भारत का गवर्नर जनरल के तौर पे हो गया। तो इसका नाम, क्योंकि ये भूल जाएंगे हम कि गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, तो इसके लिए हमने इसको बना लिया ट्रिक से कि ये बैन कर दिया हमने इसको। इसने क्या किया? बैन किया सब काम को, और वो भी बंगाल में नहीं, कहाँ पर? पूरे भारत में। अब इसने क्या क्या बैन किया? ये देखो, इसके नाम से ही बिल्कुल रिलेटेड होते जाएंगे, जो जो पॉइंट है इसके नाम से रिलेटेड होते जाएंगे। इसने देखो सती प्रथा बैन किया, ठगी प्रथा बैन किया, नर बलि, शिशु हत्या जो था वो सब इसने क्या किया? इसके नाम से ही देखो मैच होते जा रहे। इसने सब पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी रोक लगा दिया। जो सती प्रथा का अंत किया था इसने किसके, यानी कि किन के प्रयासों के कारण हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण हुआ था। ये हमने राजा राम मोहन राय का जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें भी हमने देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे जितने भी समाज सुधारक हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। तो जिसमें हमने देखा था कि राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके समय काल में? तो बेंटिक के, विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल था उस समय हुआ था। इसका जो है ईयर भी याद रखना है। ये ईयर जो है ये 29 है। ठीक है, क्या है ये? 29, 1829। नेक्स्ट देखो, इसने क्या किया कि भारत में किए गए समाज सुधारकों के लिए विख्यात है। अब बेंटिक जो है वो क्यों विख्यात हो गया? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों पे बैन किया था। जो भी कुरीतियाँ जो थी ना, यहाँ पे भारत में जो भी सामाजिक कुरीतियाँ चल रही थी उस सबको बैन किया है। और इस समय जो थे समाज में कौन आए थे? राजा राम मोहन राय थे, मतलब ये क्या थे? समाज सुधारक थे। तो जब समाज सुधारक आ ही गए थे इनके समय काल में, तो इसलिए इनका समय काल जो कहा जाता है विलियम बेंटिक का, वो सामाजिक सुधारों का काल कहा जाता है। तो इनके समय में क्या हुए थे? बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए थे, क्योंकि इस समय कौन आए थे? राजा राम मोहन राय का भी काल चल रहा था। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ? कोई युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक कार्य में ही बिजी रहते थे, इसलिए क्या हुआ कि कोई युद्ध नहीं हुआ। इसलिए इनका शासनकाल क्या कहा जाता है? शांति का काल कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत देखो इम्पॉर्टेंट है। एक एक वन लाइनर क्वेश्चन बनते रहते हैं कि सती प्रथा का अंत किसके समय काल में हुआ, ठगी प्रथा का अंत किसके समय काल में हुआ, या सती प्रथा जो है वो किस ईयर जो है ना अंत जब हुआ, वो कौन सा ईयर है, ये पूछा जाता है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन है भारत के? बहुत सारे क्वेश्चन विलियम बेंटिक से पूछे जाते हैं। इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? शांति का काल कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका, विलियम बेंटिक का शासनकाल। ठीक है, और देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी को जो है वो उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने जब अंग्रेजी को आगे बढ़ाया तो उसी यानी सीरीज को किसने आगे बढ़ाया? फिर राजा राम मोहन राय ने भी क्या किया था? उच्च शिक्षा, जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसको आगे बढ़ाया था राजा राम मोहन राय ने भी।
तो ये इसी समय जो चल रहा था, ये सब जो थे ना, ये सुधार जो चल रहे थे, ये कब हुआ था? ये बेंटिक के समय ही हुआ था। और क्या हुआ इनके समय में कि नहरें, सड़कें और अन्य सामाजिक कार्य भी हुए। अब क्या हुआ देखो, कोलकाता में प्रथम मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया। कब बनाया गया? बेंटिक के समय में ही। लोगों का अब क्या है, सामाजिक कार्य है, तो मेडिकल कॉलेज भी क्या है, एक सामाजिक कार्य से ही जुड़ा हुआ है कि लोग यहाँ आएंगे अपना उपचार कराने, चिकित्सा से रिलेटेड हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। और किसके समय काल में हुआ था? तो ये विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। अब इसने देखो और किस चीज़ पे बैन किया है? मोबाइल कोड को भी बैन कर दिया है। इसका नाम से ही पता चल रहा है इसने हर चीज़ों पे क्या किया है, बैन किया है। तो इसने और किस में कर दिया? मोबाइल कोड में क्या किया? बैन कर दिया, ये ने बंद करा दिया मोबाइल कोड को। मोबाइल कोड को स्टार्ट किसने कराया था? मोबाइल कोड को कॉर्नवालिस ने किया था। हमने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा इस सीरीज़ का, आप जाके देख सकते हैं। मैंने ट्रिक के माध्यम से उसमें सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल को बहुत इजीली कवर किया है। और इनका काम देखते हैं कि ये जो है इस समय मैकाले समिति बनी थी। ठीक है, मैकाले समिति बनी थी 1833 में बनी थी। इसका क्या था कार्य कि शिक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी बनाना था। शिक्षा का माध्यम क्या करना था इस समिति का कार्य? अंग्रेजी को जो है वो शिक्षा का माध्यम बनाना इस समिति का मेन कार्य था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल जो है ये है लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ। अब जो सीरीज़ होगी वो किसकी होगी? भारत के गवर्नर जनरल की होगी। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो तो यानी कि उनका चैप्टर हो गया। कहाँ तक था ये? बेंटिक तक था, क्योंकि अब बेंटिक जो बन गया है क्या है? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो अब आगे भी जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? ये सब भारत के गवर्नर जनरल ही रहेंगे। अब मैटकॉफ ने क्या किया है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया। ठीक है, समाचार पत्रों पे प्रतिबंध हटाया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अब जैसे हमने ये पढ़ा कि समाचार पत्र पे प्रतिबंध हटाया, तो हमें तुरंत याद रखना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाया किसने था। हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था लॉर्ड जो वेलेजली जो था ना, उसके समय काल में हुआ था कि समाचार पत्रों पे क्या किया था? उसने प्रतिबंध लगाया था। उसको कैसे याद किया था हमने? समाचार पत्र जो है प्रेस में क्या कर दिया था? उसने आग लगा दिया था, यानी जली मतलब जला दिया था। ठीक है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। कैसे लगा दिया? कि उसको जला ही दिया प्रेस को, तो प्रतिबंध लग गया। फिर उसी सीरीज़ को किसने आगे बढ़ाया था? जो प्रतिबंध वाला जो था ना, प्रेस पे प्रतिबंध, उसी सीरीज को एडम ने किया था। एडम्स को ही पढ़े थे हमने कि उसने ऐड जो थे वो प्रेस में देना बंद कर दो, ऐड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो उस ट्रिक से हमने याद किया था। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसा ट्रिक हम काम करते हैं। अब इसने क्या किया कि प्रतिबंध हटा दिया, लगाया नहीं है, हटा दिया। जो भी प्रतिबंध था हटा दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। लास्ट जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा जा चुका है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मैटकॉफ को। अब देखो, जो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और किसके साथ पढ़ रहे हैं? कॉफ़ी के साथ पढ़ रहे हैं। कॉफ़ी पीते पीते तुम लोग क्या कर सकते हो? न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ये किसने कहा? मैटकॉफ ने। यानी अब उसने प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक है, कि अब तुम जो भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे साथ में कॉफ़ी के साथ पियो। ठीक है, कॉफ़ी विथ न्यूज़पेपर। ओके, तो ये हो गया, मुक्तिदाता का नाम हमने लिंक कर लिया। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड ने क्या क्या कार्य किए हैं? इसने क्या है? जीटी सड़क का पुनर्निर्माण कराया है। और क्या कराया है? डाक प्रणाली किया है, शुरुआत कराया है। और प्रथम आंग्ल और अफ़गान युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? प्रथम आंग्ल और अफ़गान युद्ध हुआ है। अब इसको देखो कैसे याद करते हैं हम। आँख, ठीक है, आँख हुआ ना, ये आँख। अब आँख को ही कैसे ये कर देते हैं, इसको बना देते हैं डाक। थोड़ा यानी किसी से प्रोनाउंस देखो ना इसे कैसे हो रहा, आँख, डॉक, सेम लग रहा है। तो डाक प्रणाली जो है डाक वाली, वो ऑकलैंड किस में हुआ था। अब जैसे जो डाक देने कौन जाता है? पोस्टमैन जाता है। तो पोस्टमैन जब जा रहा है तो कहाँ कहाँ उसको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा।
अब इसलिए क्या बनाया गया है, सड़कें बनाया गया है, अच्छी सड़कें बनाई गई तो डाक उसको देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको डाक जो सही पर्सन तक पहुंचाने हैं या सही जगह पहुंचाना है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए क्या बनाया गया है, जीटी रोड बनाई गई। ठीक है, ये हमारा लिंक काम कर रहा है कि क्या 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 हमने इमेजिन कर रहे हैं। तो हम जो लिंक बना रहे हैं या ट्रिक बना रहे हैं उसको क्या करना है, हमें इमेजिन करते करते चलना है, तब वो दिमाग में बैठेगा। तो हमने देखो डाकिया ले लिया, पोस्टमैन कैसे जा रहा है, जीटी रोड से जा रहा है, और कैसे जा रहा है, वो गाना गाते गाते जा रहा है। ठीक है, वो बोर हो रहा है तो क्या करते हुए जा रहा है, गाना गाते गाते। तो इसी से हमने क्या बना दिया, अफगान। तो ये एक लिंक बन गया कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, ऑकलैंड के समयकाल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो, इसमें हुआ था सिंध का विलय। ठीक है, सिंध का विलय हुआ, और क्या हुआ था, दास प्रथा का अंत हुआ। दास प्रथा का अंत, देखो दास जो थे ना उनको मुक्त किया गया है, दास जो बने रहते थे उनको मुक्त किया, और क्या खिला रहे हैं उनको, बड़ा खिला रहे हैं। ठीक है, बड़ा तो जानते ही होंगे, मूंग दाल का, उड़द दाल का जो खाते हैं बड़ा, तो वो खिला रहे हैं। दास अब तुम लोग फ्री हो गए हो, अब तुमको क्या खिला रहे हैं, मूंग बड़ा खिला रहे हैं। और क्या है, देखो सिंध का विलय भी हुआ है इसी समय पे, तो ये हमको याद रखना है कि दासों की मुक्ति हो गई और कहाँ जाके अब उनका विलय कर दिया गया है, सिंध में। तो ये एक बन गया लिंक हमारा। नेक्स्ट है लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट है ये। ठीक है, ये क्या है, लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट, फिर लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड भी आएगा। तो लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट किस में क्या क्या हुआ था, ये इसका समय काल भी देखते जाओ। समय काल जो है वो 44 है, 1844 से 1848 हो गया। अब इस केस में क्या होता है कि रविवार को अवकाश की घोषणा की जाती है इस केस में, नरबली प्रथा का अंत होता है इस केस में भी, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है। अब होर्डिंग है तो ये क्या कर देते हैं हम, होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और उसमें पूरा यानी कि बड़ा बड़ा में लिखा हुआ है कि रविवार को अब क्या रहेगा, अवकाश रहेगा। और क्या बैन कर दिया, रविवार को लोग यानी नर बलि प्रथा स्टार्ट करते थे, तो वो भी रविवार को यानी कि अवकाश रहेगा, तो उस दिन अब नर बलि भी नहीं होगा, यानी मनुष्यों का शोषण नहीं होगा, छुट्टी रहेगी तो उस दिन। तो उसको लिंक कर दिया हमने कि नर बलि जो है अब वो नहीं होगा, कब, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहेगी। तो रविवार क्या घोषणा हो गई है बड़े बड़े होर्डिंग में। और क्या हो रहा है, देखो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अब कैसे याद करते हैं, देखो सिख आ रहे हैं, सिख मतलब पंजाबी। अब पंजाबियों का क्या फेमस रहता है, डांस बहुत फेमस रहता है पंजाबियों का। तो वो कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे डांस करते हैं, वो डिंग डिंग करके। ठीक है, डिंग डिंग करके ऐसा डांस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको लिंक कर दिया होर्डिंग से। ये हमें याद हो गया हमारे ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो गवर्नर जनरल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके समय काल में जो है बहुत सारे कार्य हुए थे, तो इसको मिस नहीं करना है, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसको याद रखना है, ज़रूरी है। इसे क्या कहा जाता है, लॉर्ड हॉर्डिंग को क्या, ये सॉरी लॉर्ड जो डलहौजी है उसे क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता। अब क्योंकि इसके समय काल में जो है इसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, क्या क्या चीज़ें किए हैं ये हम देख लेते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, आधुनिक भारत का निर्माता, इसलिए इसको कहा गया है कि एक नए भारत का निर्माण किया है इसने, ये भी कहा जाता है। और इसका देखो वास्तविक नाम क्या है वो देखते हैं हम, जेम्स एंड्रूज रेंजे, ये क्या है इसका वास्तविक नाम था। और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, डलहौजी। और क्या है देखो इसके इसमें हुआ था कि टेलीग्राम सेवा की शुरुआत हुई थी, कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से डायमंड हार्बर तक हुई थी। और जो है अब वो टेलीग्राम भेज रहे, तो टेलीग्राम किसके, डाक टिकट के बिना तो जा नहीं सकता, तो क्या लगा है उसमें, डाक टिकट। ठीक है, वो भी कहाँ से, कराची से ये स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है, कराची से। अब देखो ये कैसे याद रखते हैं हम, डलहौजी। ठीक है, डलहौजी को हम बना देते हैं फौजी। ठीक है, क्या बना दिया हमने, फौजी बना दिया। और फौजी लोग जब दूर रहते हैं तो उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाता है,
पहले तो यानी कि फ़ोन कॉल तो रहते नहीं थे, तो क्या करते थे, टेलीग्राम सेवा स्टार्ट की, उन तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए क्या किया गया, टेलीग्राम सेवा। तो इससे हम बना लेंगे लिंक कि डलहौजी के समय में क्या स्टार्ट हुआ था, टेलीग्राम सेवा स्टार्ट हुई थी। अब कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो कोलकाता से डायमंड हार्बर, क्योंकि कोलकाता मेन सेंटर रहता था ना, ये ब्रिटिश का जो था वो मेन था, तो जो भी चीज़ें स्टार्ट करते थे वो पहले यहीं से करते थे। अब जो है डाक टिकट, अब टेलीग्राम भेज रहे तो उसमें क्या लगा है, डाक टिकट। अब भेज कौन रहा है, चाची। कराची को कैसे याद रख लेंगे हम, चाची बना देते हैं। तो डाक टिकट लगा के कौन भेज रही है, चाची। अब फौजियों की जब छुट्टी रहती तो वो किससे आते हैं, ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से अपने घर आते हैं। तो इसलिए क्या चली उस समय, भारत की पहली ट्रेन चली, कब से कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच चली है पहली ट्रेन। और कब जो चली थी, तो ये 16 अप्रैल को चली थी, ठीक है। ये 16 अप्रैल 1853 को ये क्या चली थी, फर्स्ट जो है वो ट्रेन चली थी। फिर क्या हुआ, देखो ट्रेन चली, उसके बाद क्या विस्तार हुआ, रेलवे और संचार प्रणाली। अब देखो रेलवे तो हमने देख लिया, ट्रेन चली, संचार प्रणाली में क्या होगा, कम्युनिकेशन, मतलब टेलीग्राम से हो रहा है कम्युनिकेशन। तो ये दोनों के बारे में बता रहा है कि इन दोनों का क्या हुआ, विकास हुआ, रेलवे और संचार प्रणाली का क्या हुआ, डलहौजी के समय में विकास हुआ। और क्या स्टार्ट किए हैं, पीडब्ल्यूडी का गठन हुआ है। पीडब्ल्यूडी क्या है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, ये भी जो रोड बनाना, सड़कें बनाना और भी कोई अदर पुल बनाने हो, ये सब कार्य कौन करता था, पीडब्ल्यूडी जो है वो आज भी करते हैं। तो ये इसका भी गठन किया गया डलहौजी के समय में। और क्या हुआ, सेना का मुख्यालय जो है वो शिमला में स्थापित किया गया। शिमला को क्या बनाया गया, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया। राजधानी क्या थी, कोलकाता थी, लेकिन बहुत गर्मी पड़ती थी ग्रीष्म काल में, तो इसलिए क्या बना दिया गया, राजधानी शिमला बना दिया गया। और क्या स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जूट का मिल स्टार्ट हुआ, पहला जूट मिल, वो भी कहाँ से, रिसरा, बंगाल से। बंगाल में जो जगह है रिसरा, वहाँ से स्टार्ट हुआ था पहला जूट मिल। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखो पीछे नहीं रहा डलहौजी, इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए, इसलिए इसका समय काल को क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा आयोग का गठन हुआ है। और लंदन विश्वविद्यालय की ही तर्ज पे इंडिया में भी क्या बनाया गया, मद्रास, मुंबई और कोलकाता विश्वविद्यालय का गठन किया गया। देखो तीनों महानगर जो है वहाँ पर क्या हुआ, विश्वविद्यालय का गठन किया गया, मद्रास, मुंबई और कोलकाता में। तो शिक्षा के क्षेत्र में कर लिया इसने काम। सेना क्या मुख्यालय शिफ्ट किया, पीडब्ल्यूडी का गठन हुआ है, और रेलवे और कम्युनिकेशन जो है उसमें भी विकास हुआ है। और इसे क्या कार्य है वो हम देखते हैं। अब देखो जो डलहौजी जो है वो अपनी किस नीति की वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ये जो होगा हड़प नीति। कौन सी नीति थी उसकी सबसे ज़्यादा फेमस, हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने अपनी हड़प नीति से कौन से क्या बोलते क्षेत्र को इसने यानी कि हड़प लिया था, तो वो आएगा सतारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है सतारा। सतारा को कैसे याद रखेंगे, देखो वो सता रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। डलहौजी एकदम परेशान हो गया था, वो सता रहा था बहुत ज़्यादा, इन लोग सता रहे थे उसको, इसलिए उसने क्या किया, उसको हड़प लिया। तो हड़प नीति से सबसे पहले किसको इसने हड़पा, तो सतारा को। उसके बाद संबलपुर, झांसी, जयपुर, बघात, ये सबको क्या किया इसने अपनी हड़प नीति के हिसाब से अपने क्षेत्र में विलय कर लिया इस सब का। और कुशासन के आधार पर अवध को क्या किया इसने, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध में क्या किया उसने, कुशासन को आरोप लगा दिया अवध के जो राजा थे उसके ऊपर, और वहाँ पे क्या किया, अवध को अपने ही राज्य में शामिल कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में। और क्या हुआ डलहौजी के इसमें देखो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम तो हॉर्डिंग के इसमें हुआ था, द्वितीय क्या हुआ, कब हुआ, ये डलहौजी के समय में हुआ, आंग्ल सिख युद्ध। और ये आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी कब हुआ था, ये डलहौजी के समय में हुआ था। तो ये हमने डलहौजी का देख लिया, इसकी हड़प नीति देख ली, और इसने क्या क्या विकास किया, इस वजह से इसको क्या कहा गया, आधुनिक भारत का जो निर्माता किसको कहा गया है, तो डलहौजी को कहा गया है। नेक्स्ट हमारा जो है गवर्नर जनरल वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग।
अब लॉर्ड कैनिंग क्या थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल आएंगे, क्योंकि इसकी पोस्ट क्या हो गई, वायसराय हो गई इसकी पोस्ट वायसराय कब बनी थी वो हम देखते हैं। क्या होता है कि अब जब इसका कार्यकाल जो है 1856 से आ रहा है, देखो 1856 से लेके 1862 तक है। अब 1856 में डलहौजी चला गया और उसकी जगह कौन आया, अब फिर कैनिंग आया। कैनिंग आ गया तो 57 जो 1857 जो है वो तो बहुत ही फेमस है हमारे भारतीय इतिहास के लिए। ये जो है हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि इस समय जो है वो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति जब हुई थी उसके परिणाम क्या हुए थे ये हमने बताया था जब हमने अपना 1857 की क्रांति का क्लास लिया था। उस समय हमने डिटेल में पढ़ा था कि उस समय क्या हुआ था, क्या परिणाम हुए थे। आपने नहीं देखा वीडियो तो रिक्वेस्ट है आप लोग जाके देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि उस समय क्या हुआ था 1857 की क्रांति में। तो क्रांति जब हो गई तो महारानी ने क्या कर दिया था, घोषणा किया था। महारानी ने घोषणा किया था कि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शासन अब समाप्त होगा और किसका शासन रहेगा, अब क्राउन का प्रत्यक्ष शासन रहेगा। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे 1857 की क्रांति जब हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। वो क्यों असफल हुई, क्यों उसके परिणाम जो हुए थे, तो वो सब हमने अपने 1857 की क्रांति वाला जो वीडियो है उसमें सारा डिटेल में हम जाके पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है बार बार। तो उसी के बाद से क्या हुआ, जब क्रांति हो गई उसी के बाद से क्या हुआ, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था, गवर्नर जनरल का पोस्ट जो था वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया गवर्नर जनरल का पोस्ट। उसकी जगह क्या पोस्ट आया, वायसराय का पोस्ट आया। ठीक है, अब इसको देखो वायसराय को हम ना, जैसे कैन होता है ना, कैन सॉफ्ट ड्रिंक का कैन, तो जब क्या बोलते हैं उसे बहुत ज़्यादा उसको फेंको तो कैसे रहती, बहुत ज़्यादा नॉइस या वॉइस निकलती है उससे। तो उसी से याद रख लेना, कैनिंग जब आया था तो क्या हुआ था, वॉइस। ठीक है, अब कैनिंग आया, उसने क्या किया, अपनी बहुत ही घोषणा तो किया, तो उसका जो लाउड वॉइस में किया उसने घोषणा, कैसे किया, बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में। तो ये भी इससे भी लिंक बन गया कि ये क्या था, वायसराय था। प्रथम वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। इसने बहुत लाउड वॉइस में क्या किया, महारानी की घोषणा किया। ये जो महाराणा के घोषणा पत्र जो आया था ना, अब ये घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया ये भी पूछा जाता है। तो ये पढ़ा गया था इलाहाबाद में, और इसकी डेट क्या है, ये भी घोषणा पत्र की भी डेट जो रहती है वो पूछा जाता है। तो ये है 1858 में घोषणा पत्र किया गया। ये सब क्रांति के बाद हुआ ना, 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद में ये सब कार्यक्रम हुआ। अब देखो क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट हो गया। ये जो था वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक मैग्ना कार्टा साबित हुआ। ठीक है, ये जो हुआ ना 1857 की क्रांति, उसी को बोला जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा था ये। इसके बाद क्या हुआ, इस कैनिंग के समय काल में कि 18 फरवरी 1860 में भारत में पहला बजट पेश किया गया। अब किसने पेश किया, जेम्स विल्सन ने पेश किया। ठीक है, ये जेम्स विल्सन ने क्या किया, पहला बजट पेश किया 1860 में। क्योंकि अब देखो क्रांति स्टार्ट हो गई, यानी कि अब भारतीयों को जो पुराना जो सब चीज़ था कुछ चेंजेस चाहिए था। उन्होंने क्रांति स्टार्ट की तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि अब इन लोग के लिए कुछ ऐसा नया नया चीज़ें लाए कि इनको लगे कि हाँ, जो अंग्रेज ब्रिटिश जो शासन है वो क्या कर रहा है, इंडियन लोगों का फ़ायदा सोच रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किए, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए इंडिया में कि इन लोगों को अब कुछ नई नई फैसिलिटी दी जाए। क्या क्या फैसिलिटी दी गई, देखो बजट स्टार्ट किया गया पहली बार इंडिया में। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, बजट स्टार्ट किया गया, एक सही तरीके से बजट पेश करने लगे। दंड संहिता की स्थापना हुई, भारतीय दंड संहिता, मतलब अब लोगों को कोई भी जो है ना क्राइम करेंगे तो उनको दंड मिला रहेगा, और उसकी भी एक नियम कानून बनाया गया। ये जो है ना दंड संहिता, यानी इस क्राइम के लिए ये दंड मिलेगा, उस क्राइम के लिए ये पनिशमेंट है, ये सब पूरे नियम कानून बनाए गए। यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, ये देख लो। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, कैनिंग के समय काल में। क्यों, क्योंकि ये 1857 की क्रांति के बाद से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या हुआ था, इसी समय क्या हुआ था, नील विद्रोह भी हुआ था। क्रांति जब हुई उसके बाद और कौन सा विद्रोह हुआ था, जस्ट नील विद्रोह उसी के बाद हुआ था।
इसके बाद देखो और क्रांति हुई तो और क्या क्या सुधार हुए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्टार्ट हुआ, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्टार्ट हुआ। ये हुआ 1856 के समय काल में हुआ, समय में। और किन के प्रयासों से हुआ, तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से हुआ। सती प्रथा वाला जो बैन किया गया था वो किन के प्रयासों से किया गया था, राजा राम मोहन राय के। और विधवा विवाह जो अधिनियम लाया गया वो किन के प्रयासों से लाया गया, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया। अब देखिए 1861 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किसकी यानी कि नियुक्ति की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम की नियुक्ति की गई। वो भी किस लिए, प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में इसकी नियुक्ति की गई, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम की नियुक्ति लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। तो हमने कैनिंग का समय काल देख लिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इसके, इसमें ये भी हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ था, पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी। मेयो का समय काल देख लेते हैं, 1869 से 1872 है, ठीक। तो इसके इसमें क्या हुआ था, पहली जनगणना स्टार्ट हुई, ठीक है, पहली जनगणना स्टार्ट हुई। और अजमेर में मेयो कॉलेज, इनके ही नाम पे क्या बना है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। वित्त का विकेंद्रीकरण, वित्त का विकेंद्रीकरण हुआ, सेंट्रलाइजेशन। और क्या हुआ है, देखो कृषि और वाणिज्य का विभाग स्थापित हुआ है। अब मतलब कि देखो कैनिंग के समय से स्टार्ट होना शुरू हुई, यानी जो 57 की क्रांति थी उसके बाद से क्या होना स्टार्ट हो गया है, कुछ कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होने लग गई इंडिया में। हमने उस समय देखा था बजट स्टार्ट हुआ था, 60 में बजट स्टार्ट हो गया। अब 72 में क्या स्टार्ट हो गया, जनगणना स्टार्ट हो गई 72 में। और क्या हुआ, देखो मेयो कॉलेज बनाया इसने अपने नाम से। वित्त का यानी कि फाइनेंशियल जो है उस फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था उसमें भी ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर और कमर्शियल जो था ना, कमर्शियल डिपार्टमेंट, उसमें भी दिया गया, यानी कृषि और वाणिज्य विभाग की भी स्थापना की गई। अब जो मेयो है इसकी देखो हत्या कैसे होती है इसकी, हाँ, मृत्यु कैसे हुई है इसकी, तो ये अंडमान की जेल में गया था, ठीक है, अंडमान की जेल में गया था। तो वहाँ के किसने इसकी चाकू मार दिया, इसको अफगानी कैदी ने क्या किया, इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। तो इसको कहा जाता है कि इसके समय काल में ही इसकी मृत्यु हुई थी। मेयो की मृत्यु कब हुई थी, इसके समय काल में ही। तो मेयो को कैसे याद रखते, देखो हम मेयो को ना हम बना देते हैं मियाओ, ठीक है, मियाओ, मियाओ यानी मेयो, ऐसा कर लो। अब याद रखना है तो कुछ तो सिली सिली ट्रिक बना रहे हैं, पर वो क्या है, क्योंकि यूज़फुल रहेंगे, सिली है पर वो यूज़फुल रहेंगे, याद रहेगा। अब मेयो यानी मियाओ, अब मियाओ जो है वो घर घर जाके क्या कर रही है, जनगणना कर रही है। ऐसा एकदम इमेजिन करो, बिल्ली जो है मियाओ जो है वो क्या कर रही है, घर घर जाके जनगणना कर रही है, मियाओ मियाओ करके। और क्या है, वित्त यानी कि देखो मियाओ मतलब देखो अब हर वित्त का विकेंद्रीकरण सेंट्रल यानी कि पूरा सेंटर की तरफ से हो रहा है, ठीक है। कृषि और वाणिज्य विभाग में भी आ गया, हमने देख लिया। अब देखो ये क्या हुआ कि मेयो, मेयो जो था वो कहाँ गया, मियाओ करते करते जेल में गया, ठीक है। और क्या कर रहा था, वो गाना गा रहा था, गाना गा रहा था, कौन सा, मियाओ मियाओ करके गाना गा रहा है। और कहाँ जा रहा है, जेल में जा रहा है। तो वहीं पे क्या कर दिया, उसकी मृत्यु कर दिया, यानी चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई। तो ये एक लिंक बन गया मेयो का। ये पूछा जाता है कि किसकी हत्या हुई थी, ये किस यानी कैदी के द्वारा किसकी हत्या हुई है, किसके समय काल में किसकी मृत्यु हुई। तो इतने सारे गवर्नर जनरल वायसराय के बीच में जो है ना वो बिल्कुल दिमाग गोल हो जाता है, इसलिए ट्रिक बनाने की याद रखना जरूरी है कि वो कौन सा गाना गा रहा था। मियाओ यानी बिल्ली जो है वो सोचो, इमेजिन करो कि वो जेल में जा रही है और अपना कोई गाना गाते गाते, ठीक है, तो अफगानी कैदी के द्वारा उसको चाकू मार के उसकी हत्या की गई। कहाँ की जेल है, तो वो अंडमान की है। ये हमने देख लिया मेयो का। नेक्स्ट हमारे हैं वायसराय जो है वो है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ब्रुक जो है वो कब से कब तक था, 72 से लेके 76 तक है इसका समय काल है, 72 से 76। और इसके इसमें क्या होता, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, ठीक है। और क्या हुआ इसके इसमें, कूका आंदोलन, देखो ये बहुत फेमस है, कूका आंदोलन जो है हुआ था।
कूका को कैसे याद रखेंगे हम, देखो ब्रुक को हम बना देते क्रुक, कुक हो गया कुक, ब्रुक कुक यानी कूका, कुक यहाँ पे भी कुक आ रहा है, कूका की जगह इसको भी कुक बोल दो और ब्रुक को भी कुक बोल दो, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। जैसे वेल्लोर का जो हुआ था वो बार्लोर करके हमने पढ़ा था, लॉर्ड बार्लोग था ना, उसके इसमें क्या हुआ था, वेल्लोर यानी कभी कभी देखो नाम से भी मैच करके ट्रिक बनाया जा सकता है, तो इसमें हमने क्या बना दिया, कुक का ब्रुक। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का समय काल जो है वो 76 से लेके 80 तक है, 1876 से 1880 तक है इसका। 76 में तो कुछ नहीं हुआ, मेन जो रहता है वो 77 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट 77। क्यों? क्योंकि इसी समय क्या लगा था, पहला दिल्ली दरबार लगा था। देखो पहला दिल्ली दरबार कब लगा था, 77 में, ये याद रखना है, 77 में पहला दिल्ली दरबार लगा है। और दूसरा कब लगा था, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, दूसरा लगा था 11 में, 1911 में लगा था फिर दिल्ली दरबार। तो देखो 77 सेम आ गया है, 7 और इसमें क्या गया 11, ये 18 का है, वो ये 19 का है, 19 यानी 1911 में दूसरा दिल्ली दरबार लगा था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे रहते जब पहला दिल्ली दरबार लगा है। पहला दिल्ली दरबार लग गया है 77 में। और इस समय देखो यहाँ पे जो हुआ था, महारानी विक्टोरिया, उनको क्या उपाधि दी गई थी, समय केसरे हिंद दी गई थी, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि लिटन के समय ही महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, तो और दिल्ली दरबार लगा था। अब देखो दिल्ली दरबार लगा है, इमेजिन करो दिल्ली दरबार लगा है, महारानी आ रही है, महारानी आ रही है, उनको एकदम उपाधियाँ दी जा रही है, वहाँ पे केसरे हिंद उपाधि दी जा रही है। और लोग क्या कर रहे हैं, एकदम डांस कर रहे हैं, वो भी लेट लेट कर, एकदम लेट लेट के होता है ना नागिन डांस, वो डांस कर रहे हैं सब। तो महारानी एकदम खुश हो गई, ठीक है, महारानी एकदम खुश हो गई, तो सब एकदम चिल्लाने लग गए बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो महारानी बोला ज़्यादा चिल्लाओ मत, सब अपना मुंह बंद रखो। तो देखो अब क्या हो गया, इससे एक लिंक बन गया, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी चालू हो गया। ठीक है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको कहा जाता है, वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी समय आया था, लिटन के समय। सब लेट रहे तो क्या चालू था, कूलर चालू था ना, फिर एकदम चिल्लाने लग गए, महारानी खुश हो गई। तो क्या बोली फिर महारानी, मुंह बंद करो, तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी चालू हो गया, क्योंकि महारानी जो बोलती थी वो मानना ही पड़ता था हर किसी को। मुंह का बंद करने वाला अधिनियम लागू हो गया 1878 में। और क्या हुआ है लिटन के इसमें, देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या जो रचना थी सोम प्रकाश, उसमें प्रतिबंध लग गया। क्यों प्रतिबंध लग गया, लोग लेटे लेटे पढ़ रहे थे, ईश्वर की बुक थी और लोग कैसे पढ़ रहे थे, लेटे लेटे पढ़ रहे थे, तो इसलिए क्या कर दिया, उसमें भी बैन कर दिए, प्रतिबंध लग गया। सोम प्रकाश में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुक जो सोम प्रकाश थी, उसमें भी प्रतिबंध लग गया। और क्या था, ICS जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सेवा के लिए जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भारतीयों के प्रवेश को रोकने की भर्ती उम्र जो थी वो घटा दी गई थी। 21 वर्ष से क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। क्या होता था कि जो इंडियन रहते थे ना, वो अगर यानी कि अच्छे से पढ़ लिए 21 साल में, तो वो क्या उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, तो ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। वो हालांकि उन्होंने सिविल सेवा तो स्टार्ट कर दिए थे भारतीयों के लिए, लेकिन उनकी भी एक चाल थी कि इंडियन लोगों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें, इसलिए उन्होंने एक चाल किया कि 21 साल से उम्र घटा के कितनी कर दिया, 18 वर्ष कर दिया उन्होंने उम्र। ठीक है, ये देखो कैसे, यानी कि इतना जुल्म होता था। 21 वर्ष यानी इसमें भी हमारे अंग्रेज लोग ही ज़्यादा ही सिविल सेवा में भर्ती हो, तो ये एक नीति अपनाई थी इन लोगों ने। और क्या हुआ था कि भारतीयों को देखो राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी। लिटन के समय से ही क्या होने लगे, इसको राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देने लग गए। अब उनको उपाधि देते थे तो क्या भेजते थे, लेटर भेजते थे, लेटर में लिख के भेजते थे कि आप लोग क्या करिए, उपाधि लेने के लिए आइए। ठीक है, तो लिटन से हम एक और बना लिए लेटर। ठीक है, तो जो जिनको भी उपाधि मिलनी रहती थी उनको पहले लेटर भेजा जाता था, फिर वो आते थे और अपनी उपाधि लेते थे। इससे हमें ये याद रहेगा कि राय बहादुर और
खान बहादुर की उपाधि कब किसके समय काल में दी जाने लगी? लिटन के समय काल में। ठीक है, बिल्कुल हमने पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लिंक बना के याद किया है। आप प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, नहीं तो ये जो है ना सारे ट्रिक मिस हो जाएंगे। अब हम देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। पहले तो हमने देख लिया कि बजट पेश हुआ है, फिर उसके बाद जनगणना स्टार्ट हुई। अब क्या स्टार्ट हो रहा है? देखो स्वशासन स्थानीय स्वशासन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसलिए रिपन को क्या कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। ठीक है, रिपन को क्या कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। और ये क्या थे? बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय वॉयसराय थे। अब देखो रिपन, रिपन मतलब यानी री मतलब दोबारा पनपा। ठीक है, दोबारा पनपा ऐसा। रीपन मतलब री मतलब दोबारा कुछ भी चीज़ करना रहता है तो रिटर्न करो या वापस जैसा रहता है ना, री लगा देते हैं उसमें, तो उसी को होगा। देखो तो ये रीपनपा मतलब पहले जो था शासन था, लेकिन अब क्या हो गया? स्वशासन, यानी लोग अब खुद शासन करना सीख जाएंगे ऐसे, यानी वो भी कैसा? स्थानीय स्वशासन की ओर ध्यान दिया इसने। तो रिपन के समय ही हुआ ये सब, और इसलिए ये क्या हो गया? ये वॉयसराय बना, ये लोकप्रिय। स्थानीय मतलब पहले जो था जो शासन जो था वो जैसे केंद्र तक है या राज्य तक है, लेकिन स्थानीय यानी कि जहाँ, यानी कि जनता की पहुँच जहाँ तक है वहाँ पर नहीं था। वहाँ लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे पंचायती राज जो स्टार्ट हुआ है ना, उसी लिए कहा जाता है स्थानीय स्वशासन जो है वो पंचायती राज को भी कहा जाता है। तो ये अब क्या हो गया कि लोगों तक अब पहुँचने लगी है, अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों को। तो इसलिए ये क्या हो गया? लोगों की बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि लोकप्रिय बन जाते, प्रसिद्ध हो जाते लोगों के बीच की। तो इसलिए रिपन को जो कहा गया है वो लोकप्रिय वॉयसराय कहा गया है। अब इसके इसमें क्या हुआ था? अब लोकप्रिय हो गए तो क्या हो गया? अभी इसने क्या स्टार्ट किया? जनगणना एकदम हर 10 साल में एक जनगणना होनी ही चाहिए, ये इसने स्टार्ट किया। अच्छा, हमने क्या देखा था? जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? इसने तो नियमित जनगणना स्टार्ट किया है कि हर 10 साल में होनी चाहिए, लेकिन जनगणना स्टार्ट किसने किया था? मियाओ ने, मतलब मेयो ने। मेयो बनाए थे ना हमने ट्रिक। तो मेयो घर घर जाके क्या कर रहे हैं? बिल्ली जो है वो म्याओ म्याओ करके जनगणना कर रही है। तो जनगणना स्टार्ट तो मेयो ने किया था, लेकिन उसको कंटिन्यू करने वाला यानी नियमित ढंग से करना है, यानी हर 10-10 साल में, 10 की जनगणना मतलब हर 10 साल में इसको करना ही है जनगणना। तो जैसे हम आजकल देखते ही हम अब कि हर 10 साल में जनगणना होती है। पहले 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई। तो हर 10 साल में क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। तो इसके जन्मदाता भी कौन है? रिपन है। रिपन ने ही नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत की। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सिर्फ जनगणना की शुरुआत किसने की, तो मेयो आएगा। और अगर लिखा रहेगा नियमित 10 की जनगणना, तो तब आंसर आएगा रिपन। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तब आंसर टिक करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना हम पढ़ के तो सब जाते हैं, लेकिन हमारा क्या बोलते हैं मिस्टेक कहाँ होती है? क्योंकि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्ज़ाम दो तो क्वेश्चन जो है वो पहले अच्छे से पढ़ो कि उसमें पूछा क्या गया है, जनगणना पूछा गया है कि नियमित 10 की जनगणना पूछा गया है। और हमें आंसर आते हुए भी फिर रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए होता है क्योंकि हम ठीक से क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में और क्या हुआ था? पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। रिपन केस में क्या हुई है? पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। हंटर आयोग का भी गठन हुआ है। अब ये हंटर आयोग किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। ठीक है, तो इसने शिक्षा पे भी बहुत जोर दिया था, इसलिए स्थापना हुई है। पंजाब विश्वविद्यालय की हुई है। हंटर आयोग का जो है वो स्टार्ट हुआ है प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक, देखते हैं हम प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम भी कब आया था? रिपन के इसमें ही आया था। इसमें इसने क्या किया था कि जो 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी कारखानों में काम पे लगाया जाता था। तो रिपन ने क्या किया था? वो भी सब बैन करवा दिया था। और उसके बाद जैसे 7 साल से ऊपर के जो है उनको भी एक समय काल तक ही, यानी कि उनका एक टाइम पीरियड फिक्स रहेगा कि इतने से इतने टाइम ही वो काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कराया जा सकता उनसे काम।
तो उसने एक कारखाना अधिनियम भी पारित किया रिपन ने। यानी अब देखो वो क्या किया उसने, एक स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसको, यानी कि अब वो ऐसे से काम कर रहा है जो एक स्थानीय लोगों की जो भी परेशानी है उसको दूर किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी हम बना लेंगे कि जो स्थानीय लोगों की परेशानी यानी कारखाना से स्टार्ट किया, शिक्षा को स्टार्ट यानी कि कारखाना में क्या दिक्कत है वो लोगों की समझा, शिक्षा में जो दिक्कतें आ रही उसके लिए हंटर आयोग जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, और क्या हुआ था इसके समय, देखो एल्बर्ट विधेयक भी पारित हुआ था। एल्बर्ट विधेयक जो था इसमें क्या होता था, एल्बर्ट विधेयक में इसमें रहता था कि भारतीय जजों को जो है वो अंग्रेज़ों के मुकदमे को लड़ने का भी अधिकार दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया और फिर जो एल्बर्ट विधेयक जो है वो फिर क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। यानी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन बस ये पूछा जा सकता है कि एल्बर्ट विधेयक जो है उस समय किसका समय काल था, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आया तो हमें याद रखना है कि एल्बर्ट विधेयक के समय ही किसका था, रिपन का समय काल चल रहा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का क्या है समय काल, 1884 से 1888 तक है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का। अब इस केस में क्या हुआ है, देखो बर्मा का विलय हुआ है और क्या हुआ है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। तो ये बर्मा से रिलेटेड हो गया है डफरिन। ठीक है, बर्मा का विलय भी हुआ है और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ है। अब डफरिन को हम बना लेते हैं सफरिंग। सफरिंग मतलब बीमार पर्सन रहते हैं ना, सफरिंग हो गया उसको, बीमार है मतलब। तो क्या हुआ था कि देश जो है अब बीमार हो गया है, देश इंडिया जो है अब उसका इलाज करना है। ठीक है, डफरिंग को हम क्या बना रहे, सफरिंग, यानी बीमार हो गया इंडिया तो उसका इलाज करना है। इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ की, यानी कि इलाज के लिए क्या कर रहे हैं, देखो जैसे अस्पताल के बनाते हैं या कोई शिविर लगा के इलाज करते हैं। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ की स्थापना की है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्योंकि ये किस टाइप का बीमार है, लोगों में जो है ना जागरूकता की कमी है, कौन कौन से फैसले कब लेना है ये नेताओं को पता नहीं था। और जैसे जो क्रांतिकारी है आ गए हैं या जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी रणनीति बनाना है उसके लिए क्या किया गया, एक वो बनाया गया, एक गठन किया गया, किसी संस्था का गठन करते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। तो वैसी एक संस्था का गठन हुआ है, किसका, राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो डफरिन के समय। क्यों, क्योंकि इंडिया सफरिंग हो गया था तो उसके इलाज के लिए एक संस्था की स्थापना की, तो वो संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो है वो इसके नेतृत्वकर्ता था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसी हुई, इनके नेतृत्वकर्ता जो थे हर समय अध्यक्ष कौन बने, ये सब के बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, जो वीडियो रहेगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक सेपरेट रहेगा, बिल्कुल हम उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो यहाँ ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि किसके समय काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी डफरिन के समय हुई थी। एओ ह्यूम जो थे वो नेतृत्वकर्ता थे और कहाँ पर हुआ था इसका, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। समय काल बिल्कुल याद रखना है, 1885 है। ठीक है, तो आज हमने जितना देख लिया है गवर्नर जनरल, आज आई थिंक आज के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, क्योंकि और भी हमारे जो वायसराय है वो बचे हुए हैं, उनको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।